बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में कुछ हमने गुफ्तगू करनी है बड़ी सियासी हलचल की, बड़ी तब्दीलियों की, और सियासी मंजरनामा जो है वो मेरे ख्याल से अब हम देख रहे हैं कि तब्दीली के साथ सामने आ रहा है। एक तब्दीली की वो बात हुई थी और एक तब्दीली, असल वाली तब्दीली मेरे ख्याल से अब नज़र आना शुरू हुई है। कल का प्रोग्राम जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर की और वो बड़ी खबर फिर कड़ी से कड़ी जुड़ी और आपके सामने कल एक बड़ी खबर आ गई और वो ये थी कि जी पंजाब में बड़ी तब्दीली का तस्करा किया गया। और इस बड़ी तब्दीली के हवाले से हमने आगे जाके बात भी करनी है। जो नाम नामजद किया गया है परवेज़ इलाही साहब का, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ दीगर खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आज के मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होगी। आगाज़ आज के प्रोग्राम का, आज के बयान, आज की अच्छी बात से। रहीम नाज़रीन किराम, दो बातें याद रखिए और ज़िंदगी में इनका एहतमाम करने की कोशिश कीजिए। एक तहज्जुद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद का एहतमाम फरमाया और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के जितनी भी करीब हमारी ज़िंदगी होगी उतना ही खुदा के यहाँ उसका अज्र ज़्यादा होगा। और दूसरी बात तहियतुल वुज़ू है। तहियतुल मस्जिद भी कहा जाता है कि जब आप वज़ू करते हैं तो वज़ू करने के बाद 2 रकात आप नफल अदा करते हैं। ये 2 अमल ऐसे हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद भी थे और आप इनका खुसूसी एहतमाम भी फरमाया करते थे। जब भी आपको मौका मिले और जब भी आपके पास वक्त हो तो आप इन 2 अमलों को तरजीह दीजिए, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह ने किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 काम बहुत पसंद थे। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दें तो आप यकीन मानें कि हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आना शुरू होती है। और वो जो कहा जाता है ना, दीन और दुनिया की भलाई और खैर खुद ब खुद आपको हासिल होना शुरू हो जाती है। ना सिर्फ दीन दुनिया बल्कि आपकी आखिरत भी संवरना शुरू हो जाती है। तो ये थी जी आज की अच्छी बात, आज का बयान जो कि आपके साथ शेयर किया। खबरें आज की क्या हैं? पहली खबर है पंजाब में बड़ी तब्दीली। वज़ीर आज़म ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द कर दिया। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, रमजान बाजार वेरान, अमला मौजूद, अशिया गायब। वासा का ठेकेदारों को नवाजने के लिए टेंडर कॉल। 134 फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत का काम ठेके पर देने का फैसला। और सेफ सिटी की नाकिस पॉलिसी का राज फाश, हकीकत क्या है आपको आज के शो में बताएंगे। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं, इन खबरों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, राव साहब से अभी जो ऑफ कैमरा बात हो रही थी, जो राव साहब ने रैली कवर की, कह रहे थे कि जी अच्छी खासी हेक्टिक ड्यूटी हो गई थी। तो अभी तो ये हलचल शुरू हुई है राव साहब, यानी आप कह सकते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है और कल से जो खबरों का एक इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार से जो खबरें कल से आना शुरू हुई हैं और हर 5 मिनट बाद और बड़ी खबरें, हाँ, और हर 5 मिनट बाद एक नई डेवलपमेंट। आप यकीन माने एक खबर आती है और उसके बाद अब दूसरी का इंतजार लग जाता है। अब क्या होने वाला है? उसी पर जो तज्जिया निगार है वो शायद अपनी जो कंक्लूड कर नहीं पाते, तो उसके बाद एक नई डेवलपमेंट जो है वो आती है। यानी कल की सूरत हाल ये थी कि परवेज़ इलाही साहब को नामजद किया गया, जो कि बहुत पहले करना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत देर कर दी। अब चूँकि ऑफर्स थी और उसके बाद फिर ये खबर आई और साथ ही फिर जो खबर आती है कि तारिक बशीर चीमा जो कि फेस ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हैं, उनकी जानिब से सख्त बरहमी का इजहार और फिर मुस्तफ़ी होने का ऐलान भी किया गया। तो ये सारी सूरत हाल हमने कल भी देखी। उसके बाद अभी इस पर डिस्कशन जारी थी, तो उसके फौरी बाद जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जिसको बाप के नाम से जाना जाती है, उसने अपनी राहें जुदा की हुकूमत से और उनके अरकान की तादाद जो है वो 5 है। उससे पहले जो भुगटी साहब के जो पोते हैं शाहजैन भुगटी, उन्होंने भी हुकूमत को खैरबाद कह दिया।
तो अजीब जो खिचड़ी है वो पकी हुई नजर आती है। और जो बात, नहीं, मुझे लगता है अब गुत्थियां सुलझना शुरू हो गई हैं राव साहब। नहीं ये आपको लगता है, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारा नई चीजें खुल के सामने आना शुरू हो गई है ना। आ जाए इस तरफ के पंजाब में बड़ी तब्दीली जो कि कल खुद अनाउंस की है, और प्राइम मिनिस्टर ने अपने सियासी करियर का सबसे बड़ा जो यू टर्न लिया है वो कल हमने देखा है कि इससे बड़ा शायद ही कोई यू टर्न होगा कि वसीम अकरम प्लस जो थे, वसीम अकरम प्लस को माइनस कर दिया गया कल, और माइनस आपके सामने हुए। सोशल मीडिया पे जबरदस्ती मीम्स हैं, एग्जैक्टली, वो तो देखने से ताल्लुक रखती है। एग्जैक्टली, बहुत सोशल मीडिया पर जो ट्रेंडिंग चल रही है, तो सार्फिन की जानिब से बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो चुटकुले हैं वो नज़र आपको आ रहे हैं, और तंज़ो मज़ाक का भी सिलसिला जारी है। अब वसीम अकरम प्लस की हम अगर कारकर्दगी की बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल आपके सामने है कि कमज़ोर हुकूमती गिरफ्त थी, कमज़ोर हुकूमती गिरफ्त, यानी ये हालत थी कि जो चीफ मिनिस्टर खुद अनाउंस करते थे, कोई भी ऐलान करते थे, तो उसी पर अमल दरामद जो है वो सीखते सीखते ही चीजें गुजर गई। एग्जैक्टली, जो काम हमने 100 डेज में देखने थे वो 300 रोज में भी नहीं हुए, और उसके बाद फिर 3 भी हमने वो काम नहीं देखे जो कि 100 डेज का कहा गया था कि 100 डेज में होंगे। और फिर 8 क्लब के हवाले से मुख्तलिफ खबरें इसकी तरदीद की जाती रही कि रखते सफ़र बांध नहीं रहे। ये तमाम तर जो एक साजिश है जिसको मीडिया और मखसूस चैनल्स जो है वो इसको हाईलाइट करते हैं कि वो डेटा डिलीट वाली स्टोरी आपको शायद याद होगी, ये प्रीवियस वीक अली रामे की वो स्टोरी थी, तो उस पर भी जो है वो बरहमी का इजहार जो हमने देखा कि, और साफ इनकार किया गया कि ऐसी कोई सूरत हाल है ही नहीं, अगर नहीं थी तो फिर इस्तीफ़ा क्यों लिया गया। अब वसीम अकरम प्लस को मुख्तलिफ मकामात पर जब भी पंजाब में गवर्नेंस की बात आई, आटा चीनी और दीगर इश्यूज़ की बात आई, तो प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले उनको डिफेंड किया और कहा कि जिस तरह के काम शायद सरदार उस्मान बुज़दार कर रहे हैं, इस तरह के काम तो पाकिस्तान की जो 74 साल तहरीक है कोई वज़ीर आला भी नहीं कर सका। तो इस तरह से तशबीह देना और फिर सबसे बड़ा यू टर्न लेना, ये ऑब्वियसली सबसे बड़ा यू टर्न जो है वो पहले भी बहुत यू टर्न लिए गए, लेकिन अब इसको मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा अब तक का प्राइम मिनिस्टर का यू टर्न है कि अपने ही सिपाही को उसके हरीफ। अच्छा, मैं ऐड कर लेती हूँ दूसरी खबर भी। परवेज इलाही मुनासिब उम्मीदवार हैं, हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे, और तरीन ग्रुप की जानिब से कहा गया है अलीम खान ग्रुप ने भी इसका इजलास तलब कर लिया है। देखिए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिवीजन है वो बड़ी वाज़िया है, जिसमें एक जो छीना ग्रुप है, एक अलीम खान ग्रुप है और एक जहांगीर तरीन ग्रुप है, यानी मजमूई तौर पर 3 हिस्सों में, और एक इमरान खान ग्रुप है। अब ये 4 ग्रुप हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, जिनकी तादाद गालिबन 155 है या 160 है, तो ये पंजाब असम्बली की बात कर रहे हैं। तो इतनी तादाद में अब देखिए कि इतनी बड़ी लेवल पर ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग वही है ऑब्वियसली जब जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान जब ये एफर्ट किया करते थे कि हर कोई उनके साथ इलेक्टेबल्स आके उनके साथ मिले, तो ये वही लोग हैं जिनको ये लेकर आए, उसके बाद वो असम्बली में बैठे हैं। अब उन्हीं में एक जो गिरफ्त है, तो पीटीआई को पीटीआई से किसी और से ज़्यादा पीटीआई से ही मुज़ाहमत का सामना है। तो ये अब 3 मजमूई तो और 4 ग्रुप हैं, चूँकि प्राइम मिनिस्टर का जो ग्रुप है वो तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने अगर अनाउंस किया तो बाकी भी करेंगे। अब इनके फैसले अलीम खान के ग्रुप ने अपना फैसला करना है और जहांगीर तरीन ने, तो अभी बहुत कुछ जो है वो होने वाला है, क्योंकि जो मुज़ाकरात अपोजिशन के साथ तरीन ग्रुप के रहे हैं उसमें भी बहुत सारी कमिटमेंट्स जो हैं वो हुई हैं। अब देखते हैं कि तरीन ग्रुप या अलीम ग्रुप जो है वो यू टर्न लेता है या अपनी बात पर कायम रहता है। तो अगर यहाँ पर भी अपने कायद की सुन्नत को पूरा किया गया, यू टर्न की रखा गया, तो फिर तो
सूरत हाल एक बन सकती है। लेकिन पंजाब में डिफरेंस नहीं है, पंजाब में भी वफाक की तरह बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अच्छा जी, मैं अब थोड़ा सा जिक्र कर लेती हूँ परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि पहले भी पंजाब की वज़ीर आला पंजाब के रह चुके हैं, तो कुछ उनकी कारकर्दगी के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश भी नज़र आए। बड़े बड़े काम उन्होंने अपने टेन्योर में किए थे जब वो वज़ीर आला थे। हमारे सामने रेस्क्यू 1112 की बहुत बड़ी मिसाल है। फिर इसके अलावा तालीम के हवाले से देखें तो किताबें बिल्कुल फ्री स्टूडेंट्स को मिली। अब मेरे ख्याल से कम से कम लाहौरिये जो हैं वो एक बार फिर से हमें पुरुम्मीद नज़र आ रही हैं और एक बड़ी तब्दीली वाकई जो पंजाब में अगर हो जाती है। आपने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन ये चलेगा, सिस्टम कैसे चलेगा? अब देखिए, एक तरफ तहरीक अदम एतमाद आई, ऑब्वियसली जब चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का जब रेजिग्नेशन आता है तो उसके बाद तो वो गैर फाल हो जाती है। लेकिन क्या उसके बाद अगर परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को रिप्लेस किया है, गवर्नमेंट का ही जो रिप्रेजेंटेटिव है स्पीकर साहब रिप्लेस अगर करते हैं तो बात तो फिर वहीं पे है। और अगर इन ग्रुप्स में से कोई, अगर ये ग्रुप कैंडे में नहीं होते, ये बात नहीं मानते, हालांकि वो कह चुके हैं कि मुनासिब उम्मीदवार हैं, और तरीन ग्रुप का माइनस बुज़दार का जो एक मुतालबा था वो तो मान लिया गया और पार्टी के अंदर से माना गया है। तो माइनस बुज़दार के बाद अब इनके साथ कैसे चलना है, ये मजीद एक दो रोज में सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी। चलें जी, एक दो रोज में सूरत हाल वाज़ेह होगी और फिर आपके सामने भी आ जाएगी और हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, फेंक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मजा आएगा हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, और इस सियासी सूरत हाल पर तो सबकी नज़रें हैं, लेकिन गरीब आवाम, परेशान हाल आवाम जो कि महंगाई से तंग आवाम है, वो इंतज़ार कर रही है कि कब रमज़ान बाजार लगेंगे, कब उनको सब्सिडी मिलेगी। रमज़ान बाजार लग गए, राव साहब लग चुके हैं, लेकिन इन रमजान बाजारों में से कल स्क्रीन पे दिखाया भी है कि किस तरह के लगे हैं। अभी तो शामियाने नहीं जी, और तसल्ली दे दी गई है, तसल्ली दे दी गई है। अभी तो काउंटर्स और शामियाने लगे हैं और वहाँ पर अशिया खुरनोश नहीं पहुंची, क्योंकि अटा वादा किया था और बार बार हर तो मीटिंग में पंजाब हुकूमत, वजीर आला पंजाब, वैसे साबिक वजीर आला कह सकते हैं उस्मान, फिलहाल कह दें, फिलहाल वजीर आला पंजाब ही कहेंगे जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता। तो ये बार बार दावा किया जा रहा था कि 28 मार्च जो कि 25 शबान है, रमज़ान बाज़ार जो है वो पूरी तरह से फ़ाल होंगे। लेकिन रमज़ान बाज़ार के कल हमने भी मनाजर देखे, मुंह चुड़ा रहे थे जो काउंटर्स थे ना सब्जियों और फलों के और शिया खुरनोश के, तो उस पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार भी किया गया कि, और मार्केट कमेटी को इसका ज़िम्मेदार जो है वो ठहराया गया कि फौरी तौर पर क्यों जो 13 अशिया खुरनोश महकमा ज़राअत ने सब्सिडाइज रेट्स पर फ्राहम करनी है, एटलीस्ट वो तो ज़रूर पहुँचती अगर दीगर काउंटर्स नहीं सज सके थे। तो ऐसी सूरत हाल में फ़िलहाल रमज़ान बाज़ारों में अगर आप जाएंगे तो आपको खाली काउंटर्स जो है वो नज़र आएंगे। मुमकिन है कि आज शाम तक सूरत हाल जो है वो रमज़ान बाज़ार मुझे बता दें किसके अंडर है? देखिए, ये बिल्कुल ये ज़िले इंतज़ामिया के अंडर है और ज़िले इंतज़ामिया ने 32 रमज़ान बाज़ार लाहौर शहर में, जो कि पहले 30 या 31 होते थे, अब 32 रमज़ान बाज़ार हैं। चीनी 10 रुपये सस्ती देने का वादा और ऐलान किया गया है, जबकि आटा 100 रुपये 10 किलो का जो थैला है 100 रुपये उस पर सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, कम कीमत पर मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब, ये सवालिया निशान अभी बरकरार है, क्योंकि माजी में हम देखते थे कि आटे के जो ट्रक थे वो जरूर टाइमली आ जाते थे और एक मखसूस कलर नहीं, का। बिल्कुल, अगर रमजान सर पे आ जाएगा तो रमजान बाजार से जा दिए जाएंगे तो फिर रोजे के साथ लोग कतारों में लगे, तो ऑब्वियसली लोग कतारों में नहीं लगेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा दुनिया को कि रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं। तो हमने बताना भी तो है कि रमज़ान बाज़ार जो है वो
लगाए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। और पंजाब हुकूमत इस हवाले से देखिए फ़ैसला साजी में ताख़ीर है बुनियादी वजह, और फिर जिस तरह की जो पल पल बदलती सियासी सूरत हाल है उससे ये नहीं है कि पूरा मुल्क जो है वो इसमें जिन लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, मसलन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, वो जिनसे आपने ये सर्विसेज लेनी है रमज़ान बाज़ार इंस्टॉल करवाने के लिए, वो भी हैजानी कैफियत में मुब्तला हैं कि काम करेंगे तो कल को पैसे किससे लेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल है, और ये सूरत हाल अच्छा, फिलहाल तमाम डिपार्टमेंट में देख रहे हैं। इंतजामिया की है, तो इंतजामिया के ऊपर कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो रमज़ान बाजार नहीं वो टाइमली लगा सके, डेट जो अनाउंस कर दी उस पर इंतजामिया के ऊपर ऐसी कौन सी बड़ी जिम्मेदारी है? इसमें बदलती हुई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, मार्केट कमेटी की गफलत, और देखिए ज़िला इंतजामिया ने इंस्टॉल करना, उसके बाद महकमा ज़राअत और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वहाँ पर एटलीस्ट जो गवर्नमेंट की अनाउंस करदा जो अशिया की फहरिस्त है, जो 13 अशिया हैं जो कि सब्सिडाइज रेट पर जो जिनको ग्रीन फेयर प्राइस शॉप्स बनाया जाएगा, वो भी नहीं पहुँची, जिनमें आलू टमाटर और प्याज इस तरह की कॉमन सब्जियाँ जो हैं वो आपको मिलेंगी यौमिया। तो वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल खाली, और काउंटर्स अगर स्क्रीन पर आप देख लें तो अमला ज़रूर मौजूद है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का और ज़िला इंतज़ामिया का, लेकिन जो अशिया खोरोनोश हैं वो नहीं है। हत्ता कि कल शादमान का जो बाज़ार है वहाँ पर हमने भी देखा कि लोग आ ज़रूर रहे थे कि बाज़ार शायद फ़ाल हो गए हैं, लेकिन पहुंचने के बाद पता चलता था कि बाजार जो है वो फ़ाल नहीं हो सके। तो फिलहाल तो कोई टाइम बताया जा रहा है, क्योंकि अब तो जो अहकामात डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने दिए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर जो अशिया खोरोनोश की सप्लाई है उसको यकीनी बनाएं ताकि इनको फ़ाल किया जा सके। लेकिन वो मैं आपको ये बताया कि हैजानी कैफियत जो है वो हर जगह पर है, हर ऑफिसर जो है वो, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि माह रमजान की आमद है, और अभी अगर ये काम नहीं होगा 28 का पिछले एक माह से हम सुन रहे हैं कि 28 को रमजान बाजार लग जाएंगे, काबीना कमेटी का इजलास, सूबाई काबीना के इजलास, इतनी देर से तैयारियां हो रही हैं, और उसके बाद जब वक्त आया है तो उसके बाद फिर ये सूरत हाल है कि खर्च मुंह चढ़ा रहे हैं और कारकर्दगी को, मार्केट कमेटी की कारकर्दगी को इंतजार कर लें। डीसी साहब ने तो कहते हैं फौरी तौर पर इस पर अमल किया जाए, तो देखें अब कितना फौरी अमल होता है और कब ये रमजान बाजार जो है वो सजे हुए आपको नजर आएंगे। ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से, और ख़बर यह है कि वासा का ठेकेदारों को नवाजने के लिए टेंडर कॉल, 134 फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत का काम ठेके पर देने का फैसला किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जो इतनी बड़ी तादाद में ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं मुकम्मल तौर पर मैं कहती हूँ नाकारा पड़े हैं, ये ठेके पर देने से लोगों का मसला हल होगा, उनको कोई समरात पहुँचेंगे? राव साहब देखिए, ये 134 जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं ये तजर्बे पहले भी वासा की जानिब से किए जा चुके हैं, और प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से ही ये जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी ये जो वो ये ज़ाया हुए, वसाइल ये ज़ाया हुए, जिसकी वजह से फिर से एक अब आब पाक अथॉरिटी है। जब आप MCL और लोकल गवर्नमेंट के जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जब ये आप उनके हवाले कर रहे हैं तो फिर वासा को क्या मसला है, जबकि वासा का ये तजर्बा कामयाब भी नहीं रहा और खंडर बन जाते हैं, जितने मर्जी पैसे खर्च हों उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हम आपको दिखा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं कि किस तरह से उनकी मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ट्यूबवेल्स के बिल्कुल साथ तनसीब किए गए जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो भी ऑपरेशनल नहीं रहते। लेकिन अब चूँकि शायद नवाजने का मसला है, अपने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजने के हवाले से ये इक़दाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, जबकि अब आपका तो ये काम ही नहीं रहा, आपका तो काम वाटर सप्लाई है और सीवरेज के इशू को रिजॉल्व करना है। जब आप वो नहीं कर पा रहे तो ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि पीने का साफ पानी की फराहमी का मामला है, अब आब पाक अथॉरिटी जो बन चुकी है तो उसके हैंडओवर क्यों नहीं किए जाते? बिल्कुल ऐसे क्यों अब फिर आप 7 करोड़ समथिंग की जो 7 करोड़ और 46 लाख के वसाइल
फिर से आप जाया करने की ठान और रखी आपने। इसके बावजूद भी और अगर ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का फायदा नहीं पहुंचता, किसकी जेब में भेजने का आपका ये प्लान है, आप इसको देखें। और दुर्रे नयाम ने वाज़ह तौर पर ये इस स्टोरी में जिक्र भी किया कि मनपसंद कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड करने के लिए सारी मनसूबाबंदी की गया। मुझे बताएं, जब दीगर डिपार्टमेंट्स के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स आप अथॉरिटी को दे रहे हैं जो कि बनाई ही इसी मकसद के लिए गई है, तो फिर क्या मसला है कि वासा के फिल्ट्रेशन प्लांट्स क्यों आप पाक अथॉरिटी को नहीं दिए जा सकते? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है और इस पर ऑब्वियसली इसको देखना चाहिए डिपार्टमेंट को सोच समझकर। अगर यही पैसे लगाकर उसके बाद 2 साल में फिर उन्होंने खंडर में तब्दील होना है या नशावर अफराद की अमाजगाह बनना है और वहाँ से मशीनरी बार बार चोरी करवानी है, तो फिर इन पैसों के खर्चने का क्या फ़ायदा? इन वसाइल के ज़िया का फिर कौन ज़िम्मेदार होगा? तो इस पर वासा की जो जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया, मनपसंद कंपनी को आपने नवाजने के लिए ये सारी जो टेंडर्स हैं इनको कॉल किया है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि आप वसाइल भी ज़ाया करने के ज़िम्मेदार होंगे और इस पर यकीनन इस पर इंक्वायरी की ज़रूरत है और इंक्वायरी होनी भी चाहिए। अच्छा, ये जो इजाफी अखराजात पर पाबंदी आयद कर रखी है एक तरफ तो, और ऊपर से ये फैसले जो किए जा रहे हैं, मतलब ये क्या है? आप बज़ाहिर ये दिखा रहे हैं कि आपने कहा जी हमने अखराजात कोई नहीं करने हैं। तो ये अखराजात नहीं है क्या? इतनी बड़ी रकम ये ज़ाया नहीं की जा रही है। और हालत इनकी ये है, इनके अपने जो प्रोजेक्ट है वासा के, जो कि प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने थे, जिनको पंजाब हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट कहा करती थी, जो वाटर टैंक जो बनाए जा रहे हैं शहर में मुख्तलिफ मकामात पर, वो अधूरे के अधूरे पड़े हैं और आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बड़ी फिक्र है। सिर्फ एक ये चीज़ बता दें, माजी में हमने देखा जहाँ कहीं भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाती हैं, टूटियाँ गायब हो जाती हैं, कूड़े वहाँ पे लोगों ने फेंके होते हैं, इनकी मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी होती है? और देखिए, जो डिपार्टमेंट लगाएगा उसी की जिम्मेदारी है, लेकिन अब तो आपके पास एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एक अथॉरिटी आ गई आपके पास जो कि अब पाक अथॉरिटी के नाम से है। अगर उसने भी ये काम नहीं करना तो फिर क्या फ़ायदा आपको अथॉरिटी बनाने का? क्या फ़ायदा आपको अब जो नए जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर अमला तैनात करने का? फिर उसका लाइजन है अल खिदमत फाउंडेशन और दीगर इदारों के साथ, जो मुहैया हज़रात हैं उनके इदारों के साथ, जो पीने के साफ़ पानी की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। तो क्यों ना उन्हीं को दिया जाए और फिर जो वसाइल वो खर्च करे, कम से कम मेंटेनेंस तो रहेगी। Exactly. अगर एक प्रोजेक्ट, एक वाटर फिल्ट्रेशन सर, ये इतना पैसा लग भी जाएगा, आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देख भी लेंगे, तख्तियां भी लग जाएंगी, बाद में वही हाल होगा कि टूटियां भी गायब हो, आपको वहाँ कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं, जंग आलूद वहाँ पर, ट्यूबवेल जो ऑपरेटर्स हैं उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ होता है। खंडर बनते हुए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमने देखे। बिल्कुल ऐसा ही है और आगे भी यही हालात होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉलो अप का, कोई जाके दोबारा विजिट करने का रिवाज ही नहीं है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम अगली खबर की तरफ आएंगे। आप कहीं मजा आएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे और अब जी हमने अगली खबर डिस्कस करनी है। अगली खबर हमारे पास क्या है जी, मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। हमने पहले सूरत हाल डिस्कस की है, सियासी सूरत हाल, और इसके बाद रमज़ान बाज़ारों के हवाले से भी आपको बताया, और अब सेफ सिटी की सूरत हाल हमने डिस्कस करनी है, जहाँ से हमेशा हम आपके साथ सेफ सिटी के दावों के हवाले से बातें तो शेयर करते रहते हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है वो भी हम आपके साथ लाजमी शेयर करते रहते हैं। जी राव साहब। देखिए, ई चलानिंग एक बड़ा इशू है जिसमें पूरे शहर के लोगों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। किसी का चलान किसी के घर में चला जाता है और हत्ता के तस्वीर भी मशकूक होती हैं, ये ख़बरें हमने देखी हैं। और फिर सेफ सिटी के हवाले से अदालत आलिया का फ़ैसला भी मौजूद है, रिमार्क्स भी मौजूद हैं कि ये ई चलानिंग के नाम पर जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, और इस हवाले से पंजाब असम्बली से जब तक कोई कानून पास नहीं होता तब तक ये ई चलानिंग को रोका जाए, लेकिन रोका नहीं गया। अच्छा, और 50% चालानों की डिलीवरी ना हो सकी। एग्जैक्टली 50% का मतलब ये है कि अगर 4 सालों में आपने 78 लाख अगर चलान किए हैं तो इसका मतलब है कि जो तकरीबन 37 लाख चलान हैं वो पहुंच ही नहीं सके।
और ये सूरत हाल और वो अलहदा जो गलत और जो जगहों पर पहुंचे, एड्रेस पर पहुंचे। कोई गाड़ी अगर बेच चुका हुआ है तो उसके बाद बेचे को भी 5-6 साल हो गए तो उसके बाद वो चालान उसके घर में चला जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल का भी सामना है। तो मुसलसल इसकी, और फिर सबसे बड़ी बात है ई चलानिंग आप करें, ठीक है, वायलेशन अगर कोई करता है तो बिल्कुल करें, इसको लेजिटिमेट करवाएं, पंजाब असम्बली से कानून पास करवाएं, लेकिन आपका जो सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है सेफ बनाने की शहरियों को। मुझे ये बताएं कि जब भी कहीं से फुटेज की ज़रूरत पड़ती है तो पता चलता है कि आपका कैमरा नहीं चल रहा, और फिर आपकी अपनी जब बैटरियां चोरी होती हैं तो आपको उन चोरों का नहीं पता चलता। फिर इसके फीचर्स में हमें तो ये बताया गया था 2016 में कि इसके जो फीचर्स हैं उसमें ये एब्सकॉन्डर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। मुझे बताएं कितने एब्सकॉन्डर्स को अब तक आइडेंटिफाई किया गया है? जवाब मिलेगा कि अभी ये फीचर्स जो हैं वो ऐड होने हैं। तो स्टेट ऑफ द आर्ट ये इदारा बनाने का मकसद कुछ और था, लेकिन ये ई चलानिंग और ये जो चलिए अगर आप ई चलानिंग की तरफ भी थे ना तो वो भी आपका काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा ना, बहुत सारे। देखिए ठीक है, आपने वायलेशन, अगर मैंने वायलेशन की है, मैंने सिग्नल ब्रेक किया है, जंप किया है, तो मेरा चलान बिल्कुल हो, कोई फर्क नहीं इससे पड़ता। मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, मेरा बिल्कुल चलान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सूरत हाल ये है कि आपका जो दूसरा काम है शहर को तहफ़्फ़ुज़ देना, शहरियों को सेफ सिटी का मतलब तो ये ना महफूज शहर, और महफूज आप इस कदर हैं कि जब भी कभी पता चलता है कि कहीं पे वारदात हुई या फुटेज CCTV उसकी फुटेज चाहिए सेफ सिटी कैमरास की, तो वो फुटेज नहीं मिलती। और सिर्फ ऐसे 4-6 पॉइंट्स इन्होंने रखे हुए हैं शहर में जो दिखाने के लिए, जो भी जो इंटरनेशनल डेलीगेशन आए या हुकूमती कोई आला सतही वफद दौरा करे या कोई इदारा दौरा करे तो उनको दिखाने के लिए बस ये हम बड़ी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ज़बानी जमा खर्च जो है वो इस हुकूमत का चूँकि खासा है, और सेफ सिटी भी अब उसी डगर पर चल पड़ा है। ये खासा सेफ सिटी का भी है। थैंक यू सो मच राव साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन हम लेंगे एक ब्रेक, आप जानिए हेडलाइंस, जिसके बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में अब हम जी सेगमेंट शामिल करने वाले हैं। सेगमेंट में सबसे पहले आज मौसम कैसा है इस वक्त बाहर, और दिन भर कैसा रहेगा, टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होगा, आपको बताएंगे मौसम की सूरत हाल, टुडेज वेदर। मायदा की तरफ चलेंगे, इस वक्त बाहर मौजूद है। जी मायदा बताइए, मौसम इस वक्त शहर का कैसा है और मैक्सिमम टेम्परेचर आज कितना रहने वाला है? शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर में मौसम जो है वो खासा तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो है वो गर्मी का एहसास काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा था, लेकिन आज जो है वो सुबह के औकात में ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिसके बायस थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी देखने में नज़र आ रही है। लेकिन मौसम जहाँ चेंज हो रहा है तो शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 171 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो हमारे शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरे का बायस है। इसमें रोज़ जो है वो कमी देखने में नज़र नहीं आ रही। ग्राफ जो है कभी उसमें जो है 170, 150 इस तरह से जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, कभी 200 तक की शरह भी इसमें रिकॉर्ड की जा रही है। इसमें इजाफा रोज़ इसलिए देखने में नज़र आ रहा है, बड़ी तादाद जो है हम फैक्ट्रीज़ की हमारे शहर में मौजूद है, जिससे जहरीले केमिकल्स निकलते हैं और सीधी फ़िज़ा में जाकर हमारी फ़िज़ा को बुरी तरह से आलूदा करें। हमारे जो शहरी हैं उन्होंने इससे भी बचना है और गर्मी से भी बचना है, तो माहिरीन की जानिब से भी कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो हमारे शहरियों को जारी की गई हैं। बात करें मौजूदा दर्जा हरारत की तो महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन 12 बजे के औकात में जो है वो 38 तक जो है वो जाने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। लेकिन क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो उसमें रोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते में भी जो है वो बारिशों की प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई, जिसके बायस जो है गर्मी और एयर क्वालिटी इंडेक्स में रोज़ इसी तरह से इजाफा देखने में नज़र आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा, मौसम की सूरत हाल बता रही थी, गर्मी आगे बढ़ने वाली है। सो अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदने का। अगर आपका प्लान है तो आज हमारे पास ओप्पो के डिफरेंट मॉडल हैं, तो आपको बता देते हैं जी ओप्पो के डिफरेंट मॉडल्स किस किस प्राइस में अवेलेबल हैं। ओप्पो A12 मोबाइल है और इसकी प्राइस है जी 24,999। ओप्पो A15 मोबाइल है 22,999। इसके बाद जी ओप्पो A16 मोबाइल अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो 23,999।
ओप्पो A53 मोबाइल है 27,999 रुपये। जी तो नाजरीन, ये तो थे मोबाइल रेट, आपको बता दिए कि अगर आपका प्लान मोबाइल ख़रीदने का हो। अब हम आपको बताएंगे जी करेंसी रेट्स, जिनमें हम अक्सर देख रहे हैं कि हर रोज़ उतार चढ़ाव है, तो करेंसी रेट्स आज के क्या हैं आपको बताएंगे माल के हाल में। लिस्ट है हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, करेंसी रेट्स क्या हैं ये आपको बता दिए। अब आपको बताते हैं आप बचत कैसे कर सकते हैं आज के सेगमेंट बचत बाजार में। जी तो नाज़रीन, ये है कि जी आप महंगाई से तो हर दूसरा बंदा तंग है और आपने रमज़ान की शॉपिंग भी करनी है, तो हम आपको बताएंगे अगर कारफोर आप जाएंगे तो आपको प्रमोशन पर, यानी सस्ती चीज़ें, महंगी चीज़ें वैसे तो हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं कारफोर तो आपको प्रमोशन पर चीज़ें मिलेंगी। तो प्रमोशन पर चीज़ें मिल रही हैं तो आप इंतज़ार मत कीजिए, आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबरोसो नगेट्स हैं जी, अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो रिटेल प्राइस होगी 720 720, प्रमोशन पर 449 रुपीज़ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पर जी आप कीमत जो है मैं आपको बताती चलूँ 271 रुपये बचा सकते हैं। करशी जामे शीर, इसकी रिटेल प्राइस क्या है जी मैं आपको बताती चलो 45 रुपये इस पर आप बचा सकेंगे 290 रुपये, और प्रमोशन पर 245 रुपये में आपको मिलेगा। इसके बाद आ जाइए जी, डालडा कुकिंग ऑयल है 1 लीटर और इसमें 5 पैक हैं। रिटेल प्राइस 2319 रुपये है, 2472 रुपये में मिलेगा, 153 रुपये आप बचा सकते हैं। इसके बाद सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं वो मैं आपको बताती चलूँ जी। आपके पैसे हमने बचाने हैं। जीन है जी ब्रांड, यहाँ पर अगर आप जाएंगे अप टू 30% ऑफ होगा। क्रॉस कल्चर अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ। चैनवन पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। तो नाज़रीन जी ये हैं ब्रांड्स जहां पर ऑफ लगी हैं, जहां पर आप जा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, बचत से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोग्राम के हिस्से में जी एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं जी हमारे प्रोग्राम्स जो चल रहे होते हैं इनको हेड करने के लिए कोई ना कोई जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे होते हैं, और हमारे GM साहब जो हैं अली खान, जो कि रिसेंटली जिनकी शादी हुई है और हमारी बहुत ही प्यारी 24 न्यूज़ के एंकर हैं जी महानूर अरशद, जिनके साथ वो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ उनकी शादी की झलकियां मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था, बहुत बहुत मुबारक दोनों नौब्याता जोड़े को। और मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी जी आज अली भाई की बर्थडे भी है, तो मेरे ख्याल से ये बर्थडे अली भाई के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी होने वाली है कि उनकी जी ज़िंदगी में अब एक नए मेहमान की आमद हो चुकी है जी। महानूर उनके साथ जो हैं वो अब मौजूद हैं और ये बर्थडे उनके लिए स्पेशल किस तरह से होगी, ज़रूर आज कुछ स्पेशल प्लान भी किया होगा। तो अली भाई सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, सिटी की टीम की तरफ से आपको सालगिरह की भी बहुत बहुत मुबारकबाद।
सो नाज़रीन, हमारे सेगमेंट्स का सिलसिला यहाँ पर जो है अब स्टॉप हो चुका है। हमने जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत करने वाले हैं और जो बड़ी तब्दीली हम पंजाब में देखने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर आला के लिए जो नामज़द किया गया उस पर भी बातचीत होगी। ये पल पल बदलती सियासी सूरत हाल जो है अब क्या मोड़ इख्तियार करने वाली है, इस पर भी बात होगी। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमान को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी खैरियत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, कुछ बेयकीनी भी है, कुछ हर गुजरते दिन के साथ एक नई खबर भी आपको मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें जी, ये तो होने ही था। एक जमात बनाई गई जिसमें मुख्तलिफ सोच के लोग शामिल किए गए, ज़बरदस्ती उसमें उन्हें ज्वाइनिंग्स करवाई गई और एक जमात बना के खड़ी कर दी गई। आपने पहले भी देखा होगा, ऐसी किंग्स पार्टियां जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं और फिर जो उनका हाल होता है वो यही होता है कि एंड ऑफ द डे वो सारी तितर बितर और बिखर जाती हैं। पीटीआई के साथ भी यही होने जा रहा है। कल हमने सुबह जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की जमा करवाई पंजाब असम्बली के अंदर, तो अभी 12 घंटे नहीं गुजरे कि बुज़दार का रिज़ाइन भी आ गया। अगर इमरान खान साहब या उनकी क़यादत नीयत में उनके ये होता कि हमने पंजाब में एक बैड गवर्नेंस और एक नालायक और नाअहल वज़ीर आला का इक़्तिदार ख़त्म करना है, तो वो 2 साल पहले कर देते। पंजाब का ये हाल तो ना होता जो आज है, ना यहाँ पे हेल्थ है, कैसे देखते हैं आप उनकी परफॉर्मेंस एज ए सीएम? कैसे रेबुज़दार साहब? परफॉर्मेंस तो है ही कोई नहीं जी, उस पर तो तब डिबेट कोई हो कि उन्होंने कोई परफॉर्म किया हो, कोई डिलीवर किया। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। वो तो आराम से सुकून से बैठे रहे हैं, यहाँ से कलेक्शन करते थे और वो बनी गाला भेज देते थे। उनका तो इतना ही काम था। उन्होंने पंजाब में किया क्या है? आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है। आप स्कूल सिस्टम देख लें, तबाह हो गया है। हेल्थ देख लें, तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। कोई एक चीज़ जो पंजाब में उन्होंने की हो, कोई एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया हो, कोई भी सामने नहीं है। और जब वो उनका रिज़ाइन आ गया तो इसका मतलब है कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई। अच्छा, अब तो काफ लीग का वज़ीर आला उन्होंने नॉमिनेट किया ना, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नाम? जी हाँ, वो नॉमिनेशन है। उसके बाद अभी वो स्पीकर का ओहदा छोड़ेंगे, फिर उस पर स्पीकर का इलेक्शन होगा, फिर नया स्पीकर आके वो इलेक्शन करवाएगा। और ये एक जो हमारी आइनी और कानूनी चीज़ें हैं वो सारी पूरी होंगी। उसके बाद वो इलेक्शन लड़ेंगे, डिवीजन होगी, वहाँ पे वोट जाएगा, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। ये तो उनका कैंडिडेट है ना एक पार्टी का, दूसरे लोग भी क्या उम्मीद करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो नाम नॉमिनेट कर दिया है परवेज़ इलाही साहब का, अभी इंतज़ार किया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब इस पर बात करेंगे। देखिए, इस पर सबसे पहले तो ये है कि बदकिस्मती मैं समझता हूँ चौधरी साहब की यही है कि उन्हें खान साहब ने नॉमिनेट किया है। अभी तो खान साहब ने यू टर्न भी लेना है, वो भी मस्ट है कि वो एक यू टर्न लें। अभी उन्होंने वो भी करना है और अगर वहाँ से चौधरी साहब बच भी जाए तो फिर उन्होंने इलेक्शन में जाना है। तो ये चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट होगा और मुझे बड़ी पुरुमीद हूँ मैं कि चौधरी साहब फिर भी ऑपोजिशन के कैंडिडेट होंगे। यानी आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन? जी हाँ, वो ऑपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। सही। तो अच्छा जी, एज ए सीएम आप कैसे देखते हैं परवेज़ इलाही साहब की खिदमत? अगर हम माजी में देखें तो वो ये ओहदा संभाल चुके हैं, ये जिम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं, तो कैसे देखते हैं आप उनकी जिम्मेदारी? देखिए जी, जितना मैं चौधरी साहब को जानता हूँ या जितना मेरा उनके साथ सलाम दुआ रहा है, बड़ा थोड़ा बहुत बड़े आदमी हैं जी। मैं उन्हें एक अच्छा इंसान समझता हूँ जी, अच्छे। और ये मुझे नहीं समझ आती कि ये जो उन्होंने किया है, किस प्रेशर में किया है, किस दबाव में किया है, क्या उन पे था, ये चौधरी साहब का मुझे अपना फैसला नहीं लगता। अच्छा जी, अब तो
अदम एतमाद की सूरत हाल आप क्या देखते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये ऑप्शन दे दी गई है सीएम शिप की, तो उसके बाद अदम एतमाद की पंजाब में सूरत हाल क्या होगी? अदम एतमाद तो अब ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो हुकूमत ख़त्म हो गई। और मैं समझता हूँ यही अपोजिशन की सबसे बड़ी फतह है कि उन्होंने एक जमा करवाई है तहरीक अदम एतमाद और उस पर सीएम ने रिज़ाइन दे दिया। और मैं पहले भी ये कई बार कह चुका हूँ कि यहाँ पे अदम एतमाद की नौबत नहीं आनी, यहाँ तो बस पाँव खड़काना है और इन्होंने भाग जाना है। अच्छा, क्या ऑपोजिशन का टारगेट यही था कि बुज़दार साहब को हटाना है कि हुकूमत साजी के बारे में? पहला टारगेट तो यही था कि इसको हटाना है और दूसरा सेकंड फेज जो है वो हमारा हुकूमत बनाने का है और हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अच्छा जी, मुझे ये बताएं अब आगे की हिकमत अमली क्या है? पहला टारगेट तो आप अचीव कर चुके हैं, अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? ऑपोजिशन ने आगे का प्लान क्या कर रखा है? प्लान तो मेरा ख्याल है अभी कबल वक्त होगा बताना कि हमारा क्या प्लान है। एक टारगेट तो आप अचीव कर चुके हैं, हुकूमत बनाना हमारा है ना टारगेट की, तो अभी इस पे ही रखे ना। अब मैं ये बताऊं कि हमने किसको क्या करना है तो मेरा ख्याल है वो अच्छा जी, कुछ मौजूदा सूरत हाल पे भी मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि आपको पता है माह मुबारक की आमद है और अभी ये सियासी हलचल, एक तरफ हमने आज रमज़ान बाजार दिखाए हैं, सिर्फ शामियाने पहुँचे हैं, 28 तारीख से ऑपरेशनल होने की बातें की जा रही थी, खाली पड़े हैं सब, क्या करेंगे गरीब अवाम? बड़ी बुरी हालात हैं जी। इससे पहले अब तो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, मुल्क में हुकूमत कोई नहीं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई है और पंजाब के अंदर सीएम ने रिज़ाइन कर दिया है। ये मामलात अगर एक आधे दिन में हल ना हुए तो हम बड़ी भयानक सूरत हाल। हम माजी में मिसालें देख चुके हैं ना कि अगर आप सब्सिडी पे भी चीज़ें दे रहे थे तो रमज़ान बाज़ार में लोग बेचारे क्या करें, कुव्वत ख़रीद ही नहीं है, घंटों घंटों कतारों में खड़े रहे चीनी लेने के लिए क्योंकि वो महंगी चीनी अफोर्ड नहीं कर सकते। और अभी ये हालात जो हैं कि रमज़ान बाज़ार लग ही नहीं रहे और अगर आगाज़ में रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं तो फिर क्या हालात होंगे, किस तरह लोग ख़रीदारी करेंगे, कैसे पॉसिबल है? बड़ा मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है जी। और ये तो पिछले 3 रमज़ान हम देखते आ रहे हैं कि जो हालात पीटीआई की सरकार में रहे हैं लोगों के, गरीब आदमी के हवाले से, वो चाहे रमज़ान बाज़ार हो, चाहे इतवार बाज़ार हो, चाहे उन्हें आटे के लिए लाइन में लगना पड़े, चाहे खाद के लिए लाइन में लगना पड़े, तो बड़े बुरे हालात रहे हैं। उन्होंने पुलिस तशद्दुद और टार्चर का भी सामना किया है, उन्होंने काफ़ी उन्हें चीज़ें मतलब रेट्स के हवाले से अगर आप देख लें तो जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी वो रमज़ान के दिनों में या ईद जब नज़दीक आती तो वैसे ही उसके कीमतें बढ़ जाती हैं। पूरी दुनिया में कम होती हैं, पाकिस्तान में बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन आवाम जो महंगाई के बोझ तले पहले से ही दब चुकी है, अब वो बेचारी सस्ती चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि रमज़ान बाज़ार लगाए जाए, लेकिन ये जो मौजूदा सियासी हलचल है इसकी वजह से ये चीज़ें डिले भी हो रही हैं। अच्छा जी, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तंजीम साजी के लिए तैयार है, अगर इलेक्शन जल्द हो जाते हैं तो आपकी तैयारी? नहीं, हम तो तंजीम साजी कर रहे हैं जी, हमने कई अजला में कर ली है, कहीं पे हमारी शुरू है, वो तो हमारा एक मुसलसल अमल है, वो जारी रहता है और वो हम करते रहते हैं। अब भी हम कर रहे हैं। अवाम राब्ता मुहिम भी जो है वो हमारी स्टार्ट है, बल्कि जिस दिन से मैं और राजा साहब की टीम से आई है तो उस दिन से पीपल्स पार्टी हमेशा ही सड़कों पे नज़र आई है जी। वो चाहे NA 133 का इलेक्शन हो, लॉन्ग मार्च हो और दीगर चीज़ें भी हो, तो पीपल्स पार्टी अब वो जमात नहीं है जो पंजाब के अंदर समझी जाती थी कि ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं। अब तो हम बाहर हैं, सड़कों पे हैं। अवामी सियासत जो हमारी थी हम उसी पे वापस अवामी सियासत करेंगे। यहीं से हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ना है और आम आदमी के लिए जो है वो क्या प्लान कर रखे हैं। आम आदमी बेचारे, हम बात कर रहे हैं बार बार मौजूदा हालात में भी परेशानी, तो उनके लिए किस तरह से हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये सियासी हलचल जो है ऊंट किस करवट बैठने वाला है, मजीद इस पर बात होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको वेलकम बैक। नाज़रीन, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत की कारकर्दगी ओवरऑल कैसी आप देखते हैं? देखें, जो हमारी सूबाई हुकूमत थी वो बराए नाम थी। कभी हमारे CM साहब ना असेंबली तशरीफ़ लाए थे,
ना ही उनका कोई ऐसा अमली काम था कि हम देखें कि वो डिस्ट्रिक्ट विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे जाके वो लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट में गए भी हैं, वहाँ को वादा वहीद करके भी आए हैं, तो वो पूरा नहीं किया। मेरे ज़िले की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पे एक MNA जो है वो PTI का है और एक MNA जो है वो PMLN का है। ठीक है। और वहाँ पे तकरीबन 50% डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे 1 रुपये की डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि वहाँ पे हम अपोजिशन के लोग हैं। हमारी सड़कें, हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे ग्राउंड, हर चीज़ वीरान पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। और पंजाब में अगर आप आके देखें तो यहाँ हमारी बड़ी थोड़ी सी तादाद है जिसमें फ़र्क था, बाकी हम तकरीबन बराबर मेंबर्स थे, ट्रेजरी बेंचेस के भी और अपोजिशन के भी। इसका मतलब है कि पंजाब 50% इग्नोर होता रहा है, या 48% पंजाब जो है वो पिछले 3.5 पौने 4 साल में इग्नोर होता रहा है। वहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। फिर अगर देखें हम कि जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि मैं कोविड भी रहा दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ये नई चीज़ थी, बहुत सारी डिस्टर्बेंस इस तरह से, और हुकूमत भी यही आड़ लेती रही है कि कोविड की वजह से बहुत सारे मसाइल हुए, हेल्थ रिफॉर्म्स उस तरह से नहीं हो पाई, तालीमी निज़ाम में अगर कुछ हुआ तो वो भी कोविड के सर उन्होंने दिया। अगर ये सारी चीज़ें हम कोविड के पीछे छुपाने की कोशिश भी करें ना जी, तो कोविड के दिनों में हमने क्या किया? हमने तो सैनिटाइज़र और मास्क भी इन लोगों से छीन लिए, वो भी हमारे माली सहूलतकार खा गए, पी गए। इतना बड़ा स्कैंडल वो आया। मेडिसिन के हवाले से अगर आप देख लें तो मेडिसिन का कोई 500 अरब रुपए का टीका लगाकर इनका एक माली सहूलतकार जो है वो यहाँ से भाग गया। वो जफ़र मिर्ज़ा और आमिर कियानी के कोई इस किस्म के नाम थे शायद। ये आजकल जो इंसाफ सेहत कार्ड की हमने बातचीत सुनी, अब ख़वातीन की एक लंबी कतार नज़र आती है जो कि कुछ रकम लेने के लिए एहसास प्रोग्राम की लंबी कतारों में लगी है, तो लोग परेशान ही हैं। अगर उनकी हेल्प भी की जा रही है उस सूरत में भी परेशानी का सामना। परेशानी ये है ना कि विजन कोई नहीं है, पता कोई नहीं है। ये आज जो आप हेल्थ कार्ड वगैरह देख रहे हैं, ये तो हमारी क़यादत का विजन था, ये तो पीपल्स पार्टी की क़यादत का विजन था। हमने स्टार्ट किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सॉरी, और उसमें था ये हेल्थ इंश्योरेंस भी थी, उसमें ये वो सारे जो प्रोग्राम्स थे, चलें इन्होंने वो ही ले लिया, कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छी बात है जो प्रोग्राम अच्छे हों। उसका नाम भी ऑफिशियली चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कार्ड के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। बिशप का नाम ये तब्दील नहीं कर सकते। ये कोशिश PMLN ने भी की, इन्होंने भी की। उन्होंने मियाँ साहब का फोटो लगा लिया था, इन्होंने इमरान खान का लगा लिया है। एंड ऑफ द डे ये आना बेनज़ीर के नाम से ही है। वो अच्छा किया, उसको चला लिया, लेकिन उस पर भी जो कुछ हो रहा है, आप जाएं, ये नेशनल हॉस्पिटल लाहौर के अंदर है, वहाँ पे जाएं, वहाँ बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे ये 3-4 बीमारियाँ हैं, इनका इलाज हो सकता है, बाकी का नहीं हो सकता। तो उसमें भी ये बुरी तरह नाकाम हुए। बाकी इनके जो भी प्रोग्राम्स हैं वो आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना विजन होता है, ना खलूस होता है, ना नियत होती है। अब ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, सियासी बहरान है, इनका हल क्या देखते हैं? क्या इंतखाबात पहले होने चाहिए या फिर गवर्नमेंट को अपना टेन्योर, अपना टाइम पूरा करना चाहिए? देखें जी, मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो पार्लियामान की मुद्दत है वो पूरी होनी चाहिए। हुकूमत तब्दील होती रहती हैं, इन हाउस चेंज भी आती रहती हैं, वो आनी चाहिए। पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जिस वक्त तक हम पार्लियामान की सुपरमेसी और उसको मजबूत नहीं करेंगे, स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हमारा निज़ाम नहीं चल सकता जी। हम समझते हैं कि एक शख्सियत के जाने से शायद ये मुल्क रुक जाएगा, हालांकि ऐसा है नहीं है। पूरी दुनिया में मुल्क चलते रहते हैं। ये वाहिद मुल्क है जिसमें यह समझा जाता है जी कि इमरान खान के बगैर मुल्क नहीं चलेगा, फलां के बगैर इदारा बंद हो जाएगा। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, मैंने इन दी एंड आपसे ये पूछना है कि अपोजिशन हमें मुतहरिक भी नज़र आ रही है और अपोजिशन हमें मुत्तहिद भी नज़र आ रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनकी ये जो प्यार मोहब्बत है, ये बस अदम एतमाद तक के मौजूदा सियासी सूरत हाल तक ही है या बाद में भी ऐसे नहीं? ये मोहब्बत नहीं है जी, ये मजबूरी है। वो भी अपोजिशन में है, हम भी अपोजिशन में हैं, और अपोजिशन के ही इत्तेहाद भी बनते हैं।
आपने माजी में भी देखा होगा, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब हमेशा इत्तेहाद बनाते रहते थे, ARD भी बनी, MRD भी बनी, और वो सारी मूवमेंट जो है हमने इकट्ठे चलाई। बल्कि जब MRD थी, भुट्टो शहीद जो थे वो उस वक्त थोड़ा अरसा हुआ था उनकी शहादत को, और उसके बाद MRD बनी तो उसमें बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जो थी वो पीपल्स पार्टी को हेड कर रही थी, और उन्हें उन लोगों के साथ बैठना पड़ा जो डायरेक्टली भुट्टो साहब के कत्ल में मुलव्वस थे, जिनको हम आज भी जिम्मेदार समझते हैं। उनके साथ बैठ के भी वो जद्दोजहद की। तो ये अपोजिशन इकट्ठी होती रहती हैं, अपोजिशन ने इकट्ठी जद्दोजहद करनी है। अगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैं कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार बुरा है, तो क्या नून लीग कहेगी कि नहीं वो अच्छा है? उन्होंने भी कहना है कि उसने ये ज़्यादती की, ये ज़्यादती की, ये उसकी नालायकी है, ये उसकी नाअहली है। तो इसलिए हमारा वो मजबूरन इकट्ठा होना पड़ता है। हम कल भी मुखालिफ थे, हमने आइंदा इलेक्शन भी मुखालिफ लड़ने हैं, तो ये तो कोई नहीं। और फिर जब मुल्क के ऊपर ऐसे लोगों का कब्ज़ा हो, उनसे वो कब्ज़ा छुड़वाने के लिए इकट्ठा भी होना पड़ता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, ये सब साथ साथ ही ये सब साथ साथ चलते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों का? मेरी सारों से यही गुजारिश है कि इस मुल्क के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। हर काम हमें नहीं छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ज़रूर बेहतर करता है, लेकिन उसके लिए कोशिश जो है वो इंसान ही करता है, और हमें अपने रास्ते जो हैं वो निकालने चाहिए, और इन बुरानों से इस मुल्क को निकालने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। तो हमारी भी सभी की यही दुआ है कि मुल्क बुरानों से निकले। जो आम आदमी के लिए परेशानी है, कम अज़ कम वो हल हो जाए। 2 वक्त की रोटी और बुनियादी ज़रूरतें आपकी ज़िंदगी की जो हैं वो अगर पहुंचना शुरू हो जाएं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात ही कोई नहीं हो सकती। उसके लिए अपोजिशन भी कोशिश कर रही है, उसके नारे हुकूमत भी लगा रही है, लेकिन इन दी एंड हम अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि जी आम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा अल्लाह ताला ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार से फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट हमने शामिल करना है और जान लेते हैं कि आज के भाव क्या हैं। शाहजेब की तरफ हम चलेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि जी आज सब्जियां किस रेट पर मार्केट में मिल रही हैं। जी शाहजेब, कहिए। शहर में सब्जियों की कीमतों की सरकारी रेट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। जो ताज़ा तरीन रेट लिस्ट है उसके मुताबिक आलू की कीमत 24 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि जो दोयम दर्जे का आलू है उसकी कीमत 21 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह प्याज की कीमत जो है वो 45 रुपये के करीब है, जबकि जो दोयम दर्जे का प्याज है उसकी कीमत भी 40 रुपये मुकर्रर की गई है। टमाटर की कीमत 75 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर है, जबकि देसी लहसुन जो है वो 195 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह चाइना का लहसुन जो है वो उसकी कीमत 315 रुपये तक जा पहुंची है। अदरक की बात कर ली जाए तो थाईलैंड का अदरक 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा, जबकि आज जो चाइना का अदरक है वो 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। शहर की मार्केटों में कचनार की कीमत 177 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि DC रेट के मुताबिक जो फलियाँ हैं उनकी कीमत भी जो है वो 65 रुपये के करीब मुकर्रर की गई है। दीगर सब्जियों की बात कर ली जाए जिसमें मेथी शामिल है, उसकी कीमत 40 रुपये से जो है वो मुकर्रर की गई है। बंद गोभी की कीमत भी 50 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि शिमला मिर्च की कीमत 80 रुपये बताई जा रही है। इसी तरह जो है लीमू जो है वो 310 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से शहर में फ़रोख्त होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बताते जाएं कि मार्केटों में ऐसे दुकानदार अभी भी मौजूद हैं जो कि सरकारी रेट लिस्ट से तजावुज़ करके 5 या 10 रुपये इजाफे के साथ जो है वो अशिया को फ़रोख्त करते दिखाई दे रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ कहीं पर तो जो सरकारी प्राइस कंट्रोल टीमें हैं वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते सरगर्म नज़र आती हैं और कहीं पर नहीं भी आती। ठीक है, कहीं कार्रवाई हो रही, कहीं नहीं, यानी ना होने के बराबर ही हो रही है। जहाँ एक दो जगह पर हो रही हैं वहाँ पर तमाम लोग तो वहाँ से ख़रीदारी करने नहीं ना जा रहे। खैर, ये तो सब्जियों के रेट थे। मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ज़ैनत शॉप के रेट है, बीफ पर केजी आपको मिलेगा 600 रुपये में। बीफ मिल्स से आप खरीद सकते हैं 785 रुपये किलो। इसके बाद जी मटन पर केजी मिलेगा 1224 और मटन मिल्स 1650 रुपये किलो। और चिकन अगर आपने खरीदना है जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 264 रुपये में इसका बना हुआ गोश्त मिलेगा 383 रुपये किलो। तो
ये रेट लिस्ट हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। लेकिन इसके साथ साथ जाते जाते रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जी आज मैच होने वाला है, जिसके लिए हम अक्सर देखते हैं रूट्स को बंद किया जाता है, शहर में ट्रैफिक का दबाव हो जाता है। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें कज़ाफ़ी स्टेडियम, और इसके साथ साथ एडवाइजरी जारी की जाती है इर्द गिर्द के रास्ते जो बंद हैं, आप अगर ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करेंगे तो परेशानी से बच सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।